हाय एवरीवन, वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित यानी NCERT क्लास 7th की जो बुक्स है उसका लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी में होगी। और ये पर्यावरण से संबंधित इस वीडियो में हम लोग अच्छे पढ़ते हुए समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और इसके क्या तत्व हैं, फैक्ट सारे अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण हम लोगों के लिए जीवन में अति आवश्यक है। एक पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल तथा खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। एक सब किसका है? पर्यावरण का। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है और किस प्रकार इस पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। कि जब कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है तो पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, या भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है एवं भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, या मानव कार मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का स्टार्ट होता है पर्यावरण, और यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो पर्यावरण के तत्व हैं, इसको समझते हैं। पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि जो पर्यावरण के घटक हैं उसमें मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के घटक सम्मिलित हैं। जैसे कि पहला हमारा आता है प्राकृतिक घटक, यानी पर्यावरण का जो मुख्य घटक है, एक है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक, यानी जिसका मानव द्वारा जो निर्माण किया जाता है, पर्यावरण में परिवर्तन किया जाता है, उसे मानव निर्मित घटक। नेक्स्ट आता है मानव। ये भी एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग या पर्यावरण का घटक है। इन तीनों घटकों में अलग अलग घटक हैं, इनके भी भाग हैं। जैसे कि प्राकृतिक घटक की अगर बात करें तो इसमें हमारे 4 प्रकार के इसके अंग सम्मिलित हैं। जैसे कि स्थल मंडल, जहाँ पर व्यक्ति रहता है, स्थल जो है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जो वायु है उसे, जहाँ वायु एकत्रित होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जल को जलमंडल कहते हैं, और जहाँ पर व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है या पशु प्राणी पक्षी इस प्रकार जो रहते हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं। जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों मिलकर के जिस मंडल का निर्माण करते हैं उसे हम जैवमंडल या सजीव मंडल के नाम से जानते हैं। मानव निर्मित, यानी मानव किस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे इमारतें बनाता है, पार्क बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनाता है, स्मारक बनाता है और उद्योग लगाता है। तो इस प्रकार जो है पर्यावरण में जो परिवर्तन करते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। नेक्स्ट घटक आता है हमारा जैसे मानव। किन किन कारणों से इफेक्ट लाता है, परिवर्तन लाता है पर्यावरण में। तो जैसे एक व्यक्ति है, फिर वो अपना एक परिवार बनाता है, एक समुदाय बनता है, उससे एक धर्म बनता है, उसके बाद शिक्षा ग्रहण होती है, आर्थिक यानी जीवन यापन जैसे करता है, और राजनीतिक स्थिति। यह जो सब हैं पर्यावरण के घटक हैं, जो मुख्यतः हैं वो 3 प्रकार के, प्राकृतिक, मानव या मानव। ठीक, इस प्रकार से मानव निर्मित जो है या मानव जो एक्टिविटीज करता है, इस प्रकार से पर्यावरण के मुख्य घटकों के बारे में हम लोगों ने इसमें जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो हम लोग उन्हें समझा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, अर्थात यानी पर्यावरण जो है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान एवं वस्तुएं जो हैं, प्रकृति को, इन सबको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण के नाम से हम जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। इस प्रकार से हम पर्यावरण में बहुत ही अंतर लाते हैं। जीवीय प्राणी जो होते हैं, जीवी में क्या होता है कि सजीव प्राणियों का जो संसार है, जैसे पादप एवं जंतु, इस प्रकार से अजीव
अजीवी में क्या आ जाता है, जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है उसे हम अजीवी में बोलते हैं, यानी जिसकी कोई जो जीवित ना हो। जैसे स्थल ये क्या है, अजीव है, निर्जीव जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये निर्जीव के अंतर्गत आता है। और जीवी के अंतर्गत यानी सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, वृक्ष जो है एवं जंतु, ये सब सजीव के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पर्यावरण के बारे में जाना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट जो शब्द है उससे पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। और पर्यावरण की जो उत्पत्ति इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति से बना है, ये फ्रेंच शब्द का है इन्वायरमेंट। इन्वायरोर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इस प्रकार से जो है ये इन्वायरमेंट की उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट की जो शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने इसे मैं समझा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। तो इस प्रकार के पर्यावरण को हम प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं, जिसमें जैसे पृथ्वी को ठोस परपट्टी या कठोरी, जो कठोर ऊपरी परत को जो होती है उसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, एवं चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़ जो है पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल होता है, तो इसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी पर्यावरण के हम लोग क्षेत्रों के बारे में अगर जानें तो इस प्रकार के ग्राफ से हम लोगों को पता चलता है कि जो पर्यावरण के क्षेत्र है जैसे वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल, तो ये हमारे जो 4 क्षेत्र हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें जलमंडल किसे कहते हैं। जल के क्षेत्र को हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सभी लोग अधिकांशतः हम सभी लोग जानते हैं। तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है इनका। तो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र यानी वह है जिसमें सभी जीवधारी आपस में जो भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर जो क्रिया करते हैं उसको हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। देखा होगा हम लोगों ने कि खेतों में, नारियल और बागानों में लगातार बारिश होती है। इस प्रकार से जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर राजस्थान के सबसे गर्म स्थान है राजस्थान का, तो इस प्रकार के भी हम लोगों को पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस इमेज के द्वारा भी हम लोग एक पारितंत्र को समझ सकते हैं कि एक तालाब है जिसमें इस प्रकार के सभी जीव जंतु वृक्ष जो है एक भौतिक या प्राकृतिक रूप से एक परस्पर क्रिया करके एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, तो इसे हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। पर्यावरण दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस जो है हम लोग प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न सबसे अधिक देखने को मिलता है हम लोगों को। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय यानी वस्तु का आदान प्रदान, उसे हम वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। जैसे कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु एक दूसरे से काम चलाने के लिए विनिमय करते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं।
एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं कि पारितंत्र के अंतर्गत हमारे कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल जो हैं वो एक पारितंत्र के रूप में हो सकते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारितंत्र के अंतर्गत कौन आ सकता है, कौन नहीं आता है, तो इसमें से हम लोग याद रखेंगे अच्छे से। हमारा पर्यावरण से संबंधित हम लोगों ने इस वीडियो में अभी अच्छे से पढ़ा, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं उनमें से हम लोग समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो वो कौन नहीं है हमारा। जैसे वन एक प्राकृतिक पारितंत्र है, ताल प्राकृतिक पारितंत्र है या नहीं, मरुस्थल एक पारितंत्र है या नहीं। तो इसमें प्राकृतिक जो परितंत्र की बात की जा रही तो यह इसमें मरुस्थल नहीं है, यह एक प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो मानवीय पर्यावरण का जो घटक नहीं है वो स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण जो है, जैसे पहाड़, समुद्र, सड़क, तो मानव निर्मित क्या है, सड़क बनाता है मानव। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, तो इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो जनसंख्या वृद्धि से है। इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें से जो हम लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाओ। तो जैसे जैवमंडल है, जैवमंडल क्या है, जैसे कि इसमें दिया है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, नहीं। जलीय क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये कहाँ जैवमंडल के अंतर्गत आता है कि नहीं। हमारे आसपास का क्षेत्र वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक जो क्रिया करते हैं उनको हम एक जैवमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका संबंध हमारा कहाँ है, का 5 नंबर। वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल फर्स्ट नंबर, यानी पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर को कहेंगे। जलमंडल क्या होता है, जो जलीय क्षेत्र होता है, सेकंड नंबर जलीय क्षेत्र बोला उसमें। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो है हमारा जीवों एवं उनके परिवेश के बीच के जो संबंध होते हैं उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका सही स्तंभ मिलाकर के इस प्रकार से सामने आपके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। पर्यावरण से संबंधित हमने इसमें अच्छे से समझा। अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 2 की ओर, हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है, गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? नहीं सोचा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है और इसमें क्या कौन कौन से भाग हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह, इसे हम लोग महत्वपूर्ण माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, एक प्याज की तरह है। पृथ्वी का कैसा भाग है, एक प्याज की तरह है, जो कि पृथ्वी के एक ऊपरी एक साकेंद्री परतों से बनी है। यानी पृथ्वी जो है कैसे, एक साकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, परपटी के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो पृथ्वी क्या है, एक प्याज की तरह। पृथ्वी का एक ऊपरी एक साकेंद्री परतों से बनी हुई होती है, जिस प्रकार से प्याज होता है, उसी हिसाब से पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, यानी हमारी ये पृथ्वी है, तो इसके सबसे ऊपरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परपटी नाम से जानते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर, यानी यह महाद्वीपीय संहति में अगर देखा जाए तो 35 किलोमीटर पाई जाती है एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, जिसे हम SI यानी SI और AL के नाम से जानते हैं। उसे हम सिलिका एवं एल्यूमिना जो
है उस इसका सिलिका, SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिना, जो कि महाद्वीपीय संहति के मुख्य रूप से जैसे खनिजों से बनी हुई होती है, जैसे सिलिका और एल्यूमिना नाम से। इसलिए इसे हम सियाल यानी सी मीन्स सिलिका तथा एल मीन्स एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की अगर परपटी देखें तो मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे हम सिमे यानी सिलिका तथा मय और मैग्नीशियम कहा जाता है। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, महासागर की जो परपटी है मुख्यतः किससे बनी होती है? महासागर की बनी होती है सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। और अगर महाद्वीपीय संहति की बात करें तो वो सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। इसे हम लोग महत्वपूर्ण याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि विश्व की सबसे जो गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। एक अनुमानित है कि समुद्र की सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक इसे खोदना होगा। तो शायद है कि पृथ्वी की सतह तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से विश्व की सबसे जो गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है, जो कि 4 किलोमीटर स्थित है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर उसकी खुदाई भी की हुई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, जो कि स्थल मंडल पर पाया जाता है। उसके बीच के अंदर के भाग को हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्रोड, इसके अंतर्गत सीमा और वाहक रोड यानी जो बाहरी परत होती है उसे वाहक रोड, और अंदर का जो मेन केंद्र होता है उसे हम आंतरिक रोड के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं इसको हम। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। परपट्टी के ठीक नीचे क्या है? एक मेंटल होता है। मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी भूपर्पटी के बाद एक मेंटल होता है जो कि कितनी भूपर्पटी से नीचे की ओर चलेंगे तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत है वो क्रोड के नाम से जानी जाती है। इसमें समझते हैं, जैसे हमारा ये परपटी है, इसके 2900 किलोमीटर जब नीचे चलते हैं तो इसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। और उसको जो मेंटल के नाम से उसके बाद जो परत आती है उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। जो सबसे आंतरिक जो परत होती है, यानी ये वाली सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं, आंतरिक क्रोड के नाम से। और इसके आंतरिक क्रोड के ऊपर वाली जो होती है उसे हम क्रोड मेंटल के नाम से जानते हैं, और उसके जो बाहरी होती है उसे हम वाहक रोड के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं इसी में कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी हुई होती है तथा इसे हम निफे यानी निकिल, नी तथा फेरस, निफे जो है निकिल तथा फेरस से बनी हुई होती है और इसे हम निफे के नाम से जानते हैं। जिसे हम केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है यहाँ पर। अगर पृथ्वी के आयतन की बात करें तो पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% मेंटल है तथा 83% हिस्सा जो है वो क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम देखें तो 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, जो हम लोग अभी भूपर्पटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें फिर से समझते हैं, पृथ्वी का आयतन केवल 0.5% हिस्सा जो है वो परपटी के है, और अगर 16% मेंटल अगर बात करें तो मेंटल का जो हिस्सा है वो 16% है। अगर क्रोड की बात करें तो क्रोड जो है वो 83% है,
और अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो वो 6371 किलोमीटर है। हम लोगों ने इसके भूपर्पटी और उसके अंदर के भाग को आंतरिक क्रोड और मेंटल बाह्य क्रोड के बारे में जाना, और निफे जो है केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सेल एवं खनिज के बारे में। सेल एवं खनिज के बारे में पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को, किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। मुख्य रूप से अगर हम सेलों की बात करें तो सेल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हम आग्नेय, जो कि एक इग्नियस के नाम से बनी हुई सेल, अपसादी सेल जिसे हम सेडिमेंट्री के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट सेल आती है तीसरी कायांतरित सेल, जिसे हम मेटाफोर्फिक के नाम से जानते हैं। यानी आग्नेय सेल वो इग्नियस वर्ड से बनी है, अपसादी सेडिमेंट्री के नाम वर्ड से बनी है, और कायांतरित जो है मेटाफोर्फिक के नाम से जानते हैं। जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को हम लोग आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। हम लोगों ने सेल के बारे में समझ रहे थे, तो सेल के बारे में आगे पढ़ते हैं कि प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल हम किसे कहते हैं। द्रवित जब मैग्मा यानी एक तरल पदार्थ तरल होकर के जब ठंडा होकर के एक ठोस बन जाता है तो इस प्रकार से एक सेल बनती है, और उस सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। उससे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। जैसे आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं। पहली अंतर्भेदी सेल एवं जिसे दूसरी सेल होती है बाहिर्भेदी सेल। यानी अंतर्भेदी सेल और बाहिर्भेदी जो सेल होती हैं वो आग्नेय सेल के 2 भाग हैं। अगर हम इसमें आगे देखें कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह की ओर आता है। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर एक ठोस बन जाता है, इस परपट्टी के इस प्रकार से परपट्टी पर जो बना सेल होता है उसे हम बाहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी जब द्रवित लावा भूपरपट्टी से बाहर निकल आता है और वह एक तेजी से ठंडा होकर के जिस सेल का निर्माण करता है उसे हम बाहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अंतर्भेदी सेल क्या है। तो अंतर्भेदी सेल वह सेल होती है जो जो एक मैग्मा द्रवित कभी कभी क्या होता है भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। यानी जब जो लावा होता है नीचे ज्वालामुखी से ऊपर की ओर भूपरपट्टी की ओर जब आता है, लेकिन वो लावा भूपरपट्टी से बाहर ना निकल करके अंदर ही उसी रास्ते में ठंडा हो जाता है, तो उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। अगर हम बाहिर्भेदी आग्नेय सेल की बात करें तो जिसमें बेसाल्ट जो है वो बाहिर्भेदी आग्नेय सेल होती है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना होता है। तो अंतर्भेदी मैंने समझा कि द्रवित जो मैग्मा है कभी कभी क्या होता है भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने उस सेलों को हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। और यह धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है और ग्रेनाइट यानी बड़े जब दाना बन जाता है तो इसे ग्रेनाइट सेल जो होती है वो इसका ही उदाहरण है। किसका? अंतर्भेदी आग्नेय सेल का। लेई व मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है
वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, जो एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि शब्द की उत्पत्ति जो है, जैसे इग्नियस वर्ड है, इससे हमारी लैटिन शब्द जो है इग्निस शब्द का अर्थ होता है अग्नि, जिसे हम आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। तो वो एक इग्निस शब्द से बना है, जो कि लैटिन शब्द के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ अग्नि। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लैटिन शब्द के सेडिमेंटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। यानी जो अग्नि होती है उसे हम आग्नेय शैल, स्थिर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग अवसादी शैल। और मेटाफोरफिक जो वर्ड है ग्रीक भाषा का शब्द है मेटाफोरफोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, उसे हम लोग एक कायांतरित शैल के रूप में जानते हैं। तो इग्नियस जो है वो इग्निस वर्ड के लैटिन वर्ड से बना, जिसका अग्नि। और सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंटम के वर्ड से बना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटाफोरफिक जो है वो ग्रीक शब्द मेटाफोरफोस के नाम से बना है, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म जो है सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अवसादी सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को एक अवसाद कहते हैं। जब ये छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं। और यह जो अवसाद हैं हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। तो यह आदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, तो इसे हम एक अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। फिर से समझते हैं कि जब कोई सेल जो है वो लुढ़क कर चटक कर तो वो छोटे छोटे जब टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें हम अवसाद कहते हैं। और वो अवसाद वायु या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के वो अवसाद दबकर एक कठोर सेल का परत बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसे हम अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक बलुआ पत्थर जो है वो एक अवसादी सेल का ही उदाहरण है, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में क्या होता है, पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। और जीवाश्म, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जीवाश्म क्या है कि सेलों के परतों में जो दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कायांतरित सेलों के बारे में। तो कायांतरित सेलें क्या होती हैं? आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी जो है, सिलेट एवं चूना पत्थर, संगमरमर, ये क्या है? कायांतरित सेल होती हैं। ये परिवर्तित एक परत के रूप में बनती हैं, तो इन्हें हम कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। यानी रूप में परिवर्तन होता है। मेटाफोरिस का ही एक इसका अर्थ यही होता है। मैंने अब पढ़ा, हम लोगों ने समझा कि इसमें आग्नेय सेल क्या है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी। उसके बाद मैंने अवसादी सेल को पढ़ा, उसके बाद मैंने कायांतरित सेल को पढ़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 7 पत्थर, एक पिट्ठू, 7 पत्थर का जो खेल होता है जिसे हम पिट्ठू के नाम से जानते हैं, इनको भी हम लोग महत्वपूर्ण समझते हैं कि 7 पत्थरों का जो खेल होता है जिसे हम पिट्ठू के नाम से जानते हैं। एक होता है वर्ड चिबिड्डी, इसे स्टापू या किटकिट, जिसमें 5 पत्थर होते हैं, गिट्टी। इस प्रकार अपने दादा यानी अपने रिलेशन जो होते हैं, घर के समुदाय या आस पड़ोस, उनके साथ ऐसे खेलों को हम लोग खेलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है वो किससे बना हुआ है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है
और संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल होती है। संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल होती है। अगर लाल किला की बात करें तो लाल किला एक लाल बलुआ पत्थर से बना है और बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की सेल के अंतर्गत आती है। यह जो है अपसादी सेल के अंतर्गत आती है बलुआ पत्थर। तो ताजमहल हमारा उदाहरण जो है वो कायांतरित सेल का है, याद रखें इसको। और अगर हम लाल किला की बात करें, ये बलुआ पत्थर से बना है, यह जो है अपसादी सेल का उदाहरण है। हम लोगों ने सेलों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जैसे देखा था कि सेल जो निर्माण कैसे होता है, तो हम फिर एक ग्राफ के अनुसार आपको इमेज में दिखाते हैं कि जो सेल है, जैसे यहाँ से मैग्मा निकला, मैग्मा से आग्नेय सेल के बाद एक साथ इकट्ठा होकर के अपसाद सेल बनती है, उसके बाद अपसादी सेल, उसके बाद कायांतरित सेल, उसके बाद फिर एक मैग्मा के रूप में बदल जाती है। यानी एक अगर सेल चक्र की बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, सेल चक्र कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल का बन जाता है और यह एक आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है तो उसे अपसादी सेल या अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। जब ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अपसादी सेलों से कुछ रूप परिवर्तन होता है तो उसे हम कायांतरित सेल के रूप नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सेल चक्र होता है। तो मैंने इससे सेल चक्र को भी अच्छे से समझा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। जो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग तो ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला जो है उसका एक ईंधन के रूप में भी हम काम करते हैं। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनका भी एक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि जो होते हैं वो एक सेलों में ही निकलते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे समझा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के मुख्य घटक क्या थे, तो मैंने इसमें वीडियो में अच्छे से समझा। और उसके बाद मैंने पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में समझा कि क्रोड क्या है, क्रोड कितने प्रकार के होते हैं, चट्टानें क्या हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, और सेल कितने प्रकार के कैसे निर्माण होता है। तो मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा। अब इससे बनने वाले जो मुख्य प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा जो बने सेल होते हैं वो क्या होता है, आग्नेय सेल। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत जो होती है वो कौन सी कहलाती है, क्रोड कहलाती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, तो यह एक जीवाश्म के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो वो हमारी कायांतरित सेल होती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत को हम लोग पर्पटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। आज हम लोगों ने पर्यावरण और सेलों के बारे में, भूपर्पटी के बारे में इस वीडियो में अच्छे से समझा। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी का यह क्लास चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।